कि परिमेय संख्याओं को घात के रूप में कैसे लिखते हैं। किसके रूप में? घात के रूप में। किसको? परिमेय संख्याओं को। इनको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको जानने से पहले हम ये जान जाएं कि गुणनखंड क्या होता है। क्या चीज? गुणनखंड। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, आज फिर देख लें। जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का गुणनखंड क्या होगा? यानी 2 को कितने भागों में तोड़ सकते हैं? क्या 2 में ऐसी किसी संख्याओं से भाग चला जाएगा? तो 2 में भाग दीजिए। देखिए 2 में 1 से भाग तो जाएगा, तो 1 से नहीं लिया जाता है। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करेंगे 2 से, नहीं जाएगा 3 से, नहीं जाएगा 4 से, फिर 5 से। इस तरह से लौसौ निकालते हुए हम लोग करते हैं, भाग देते हैं ना। तो यही है 2 इकाई 2, 1 आ जाएगा तो रुक जाते हैं। यानी 2 बराबर क्या है? 2। 1 को नहीं लेते हैं। 2 का गुणनखंड कुछ भी नहीं होता, मतलब 2 का गुणनखंड 2 ही है। 2 में केवल 2 से ही भाग चला जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर हम 6 करें तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2। अब भाग देंगे 3 से 3, और फिर यहाँ 3 से भाग देंगे 1, यानी 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। जो इसमें इधर लिखा रहता है उसको गुणा कर देते हैं। तो 6 में 2 से भाग दिए 3 आया, फिर 3 में 3 से भाग दिए 1 आया। 1 आता है तो रुक जाते हैं। इसी तरह से अगर हम 8 का गुणनखंड करें तो 8 में सबसे पहले कितने से भाग देंगे? 2 से। 2 चौक का 8, फिर शुरुआत करेंगे, फिर 2 से चला जाएगा। 2 से नहीं जाता तो 3 से जाता, फिर 2 से, फिर 2, 1। यानी जो 8 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। तो परिमेय संख्या को घात के रूप में लिखने के लिए हमको ये देखना होगा कि ऐसी संख्याएं जिसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 8 का कितना है? 2 के घाते 2 का 3 बार गुणा है, इसका मतलब 2 के घाते क्या है? 3। इसमें देखिए, इसमें कोई संख्या रिपीट की है? नहीं रिपीट की है, तो इसका मतलब 6 बराबर क्या है? 6 ही है। इसमें 2 ही है, तो हम गुणनखंड के रूप में पहले लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर 2 को हमें घात के रूप में लिखना है तो हमने देखा कि इसका 2 का गुणनखंड हो रहा था 2 में कोई ऐसी संख्या है जो रिपीट कर रही है, जो बार बार आ रही है? नहीं आ रही है। तो 2 के घाते हम क्या करेंगे? 1। अगर कोई संख्या बार बार नहीं दोहराई जाती है तो उसके घात क्या होगा? 1। ठीक है। गुणनखंड में यदि कोई संख्या बार बार नहीं दोहराई जाती है तो उसकी घात क्या होगा? 1। ठीक है। तो 2 का गुणनखंड हमने किया तो उसमें बार बार कोई चीज आया, दोहराया? नहीं। 6 का गुणनखंड किए हमने, तो 6 का गुणनखंड 2 से भाग दिए 3, फिर 3 से भाग दिए 1। 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 3, इसमें न तो 2 दोहराया गया है न तो 3 दोहराया गया है। तो जब इसको घात के रूप में बदलेंगे तो इसकी भी घात क्या होगा? 1। कोई चीज दोहराया गया है? नहीं दोहराया गया है, तो इसकी घात 1 हो गई। तो याद रखिएगा कि यदि कोई संख्या बार बार नहीं दोहराई जाती है गुणनखंड में तो उसकी घात क्या होगा? 1। अब 8 का देखें तो 8 का हमने देखा है क्या कि 2 से भाग दिए, 2 चौक का 8, फिर 2 से भाग दिए, 2 दूना 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दिए 1।
8 में का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितनी बार दोहराई गई है? 3 बार। 2 3 बार दोहराया गया है, तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अगर कोई गुणनखंड में कोई संख्या बार बार दोहराई गई है तो उसको क्या करेंगे? घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2 को कितनी बार दोहराया गया है? 3 बार। तो यानी हम इसको 2 के घाते क्या लिख सकते हैं? 3। तो हमने इसको 8 को क्या लिख दिया? 2 के घाते 3। इन तीनों की बात तो समझ में आ गई। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए अगर 64 होता तो इसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस तरह का। 64 का गुणनखंड करते, 64 का गुणनखंड करिए, 2 से भाग दें, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दें, 2 एकाई 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दें, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दें, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दें, 2 इकाई 2। 64 बराबर क्या हो गया? 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 का कितनी बार गुणा हुआ? 6 बार। तो यानी 64 को हम 2 के घाते क्या लिख सकते हैं? 6। 64 को हम 2 के घाते क्या लिख सकते हैं? 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने किसी परिमेय संख्या को घात के रूप में लिखना सीख लिया। ठीक है, अब अगर कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर हैं, अभी तक तो बिना अंश और हर के थे, अगर अंश और हर वाले हो गए, जैसे 4/9 हो गया, इस 4/9 को लिखना है तो यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए हमें कितने संख्याएं हैं? 2, अंश भी है और हर भी है, यानी गुणनखंड हम 4 का भी करेंगे और 9 का भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो 4 का गुणनखंड करें तो क्या हुआ? 2 दूना 4, 2 इकाई 2। 4 का गुणनखंड किए तो 4 का मतलब हो गया 2 गुणे 2, यानी 2 के घाते कितना हो गया? 2। 9 का गुणनखंड किए तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, कितने से जाएगा? 3 से। 3 त्रिक के 9, 3 इकाई 3। 9 का गुणनखंड किए तो 3 गुणे 3 कितना हो गया? 3 के घाते 2। 3 का 2 बार गुणा किए, 3 के घाते 2, यानी 4 का मतलब हो गया 2 के घाते 2 और 9 का मतलब हो गया 3 के घाते 2। ठीक है, ऊपर का गुणनखंड ऊपर कर लिए, नीचे का गुणनखंड नीचे कर लिए। तो अगर परिमेय संख्या अंश और हर दोनों के रूप में है तो ऊपर का भी गुणनखंड करेंगे और नीचे का भी गुणनखंड करेंगे। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब एक सूत्र हमारे पास है, क्या? अगर a के घाते m बटे b के घाते m है, मतलब समझ रहे हैं? हमने बताया था, कल भी बताया था कि अगर आधार अलग अलग है, यहाँ पर आधार a है, अंश में आधार a है, हर में आधार b है, लेकिन ये घात समान है, यानी आधार भिन्न भिन्न और घात क्या है? समान है। आधार अलग अलग है, घात समान है, तो हम आधार को a बटे b लिख के इन दोनों घात जो समान है उसकी जगह एक घात लिख सकते हैं। a बटे b जो समान है उसको एक बार लिखेंगे
जो घात समान है उसको एक ही बार लिखेंगे, a बटे बी को a बटे बी लिख देंगे। जैसे 2 के घाते 2 बटे 3 के घाते 2, इसमें क्या समान है? घात समान है और आधार क्या है? अलग अलग है। तो इसको हम लिख देंगे 2 बटे 3 के घाते क्या लिख देंगे? 2। ठीक है। अगर 4 के घाते 7 बटे 5 के घाते 7 होता तब क्या करते? यहां पर देखिए दोनों का घात समान है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 बटे 5 के घाते 7। ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से ये सूत्र को याद रखिए कि अगर आधार अलग अलग है अगर घात समान है तो आधार का भाग देके उसके घात, वही जो समान घात है उसको एक बार लिख देते हैं। तो a बटे बी के घाते m, a के घाते m बटे b के घाते m, इसका मतलब a बटे b के घाते m। ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या लिख देंगे? देखिए इसमें घात समान है, आधार अलग अलग है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 बटे 3 के घाते क्या लिखेंगे? 2। ठीक है। चलिए, अब इसको किया जाए। 16 को 16 बटे 625, तो इसमें गुणनखंड किसका करेंगे? खाली 16 का करेंगे या 625 का भी करेंगे? दोनों का करेंगे। तो पहले हम 16 का करें। चलिए, 2 से भाग दिए, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दिए, 2 चौके 8, 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 से भाग दिए, 2 इकाई 2। 16 बराबर हो गया, इन सबका गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 के घाते क्या हो जाएगा? 16 बराबर 1 2 3 4। ठीक है। इसी तरह से 625 का किया जाए। 625 का करिए भैया। 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से देखें, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 से देखा जाए, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से भाग चला गया। जब पहली बार 5 से गया तो दोबारा भी 5 से जाएगा, उससे कम तो जाएगा नहीं। तो 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से भाग दिए, 5 पचे 25, 5 से भाग दिए 1। अब 625 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 का कितनी बार गुणा करेंगे? 1 2 3 4 बार, 4 बार, 1 2 3 और 4, यानी 625 बराबर 5 के घात क्या होगा? 4। तो हमने क्या किया? अंश है 16 बटे 625, यानी अंश का भी गुणनखंड कर लिया, हर का भी गुणनखंड लिया। अंश को भी हम घात के रूप में बना लिए, हर को भी घात के रूप में बना लिए। अंश को घात के रूप में बनाए तो कितना आया? 2 के घाते 4। कितना आया? 2 के घाते 4। हर को घात के रूप में बनाए तो कितना आया? 5 के घाते 4। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब 2 के घाते 4 बटे 5 के घाते 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने सूत्र बताया है कि अगर घात समान हो तो और आधार भिन्न भिन्न हो तो क्या लिखेंगे? 2 बटे 5 के घाते क्या करेंगे? 4। आधार को भाग देके उसके घात लगा देंगे, यही ना है? 2 बटे 5 के घाते क्या हो जाएगा? 4। जो घात समान है उन दोनों में से एक घात लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह से इसको किया जाए। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए 27 का गुणनखंड करिए। 27 का -27 बटे क्या है? ये दोनों तो हो गया, -27 बटे 343। अंश का भी गुणनखंड करेंगे
तो चलिए 27 का किया जाए। 27 का गुणनखंड करिए बच्चा, तो 3 से भाग चला जाएगा, 3 9 27, 3 से भाग दिया 3 त्रिक के 9, 3 से भाग दिया 1, यानी 27 बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 27 बराबर 3 के घाते क्या हो गया 3। 343 का किया जाए, 3 से भाग 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से सवाल ही पैदा नहीं होता, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से भाग दिए, 7 7 49, 7 से भाग दिए 1, 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 के घाते 3। 343 को भी हमने घात के रूप में बना लिया और 27 को भी घात के रूप में बना लिया। अब देखिए यहाँ है ऋण, ठीक है। अब इस ऋण का क्या मतलब है, घात क्या है, यहाँ भी घात क्या है 3, यहाँ भी घात क्या है 3, तो घात है 3। ये 3 सम है या विषम है, विषम है। इसको ऋण बनाना है तो विषम है, तो विषम का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, ऋण का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा कि धन आएगा, इसका ऋण ही आएगा, आएगा ना। ऋण का अगर हम 3 घाते घाते 3 करेंगे तो क्या आएगा, ऋण ही आएगा। चूंकि विषम किसी ऋण का अगर विषम घात करते हैं तो क्या आता है ऋण, यही अगर ऋण का सम घात करते तो क्या हो जाता धन, सम हो जाए, सम करते तो यहां पर देखिए, अब देखिए इसको मिटा दें, यहां पर देखिए हमारा क्या बात है। 27 को हमने 3 के घाते 3 देख लिया, 43 को 7 के घाते 3 देख लिया, लेकिन इस ऋण का क्या करें, घात क्या है विषम है, विषम है, तो हम इसको ऋण 3 के घात अगर 3 करेंगे तब भी तो ये ऋण 27 होगा, नहीं होगा क्या। ध्यान से देखिए, ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3, 3 त्रिक के 9, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे 9 गुणे ऋण 3, धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण 27, यानी ये 3 घात होने की वजह से ऋण का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा। तो यहाँ पर ऋण 3 क्यों लिखे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऋण 3 बटे 7 के घाते 3, यही ना सूत्र है कि आधार अलग अलग है घात समान है, तो आधार का आपस में हम भाग दे के घात बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऋण का मैटर समझ में आया। ऋण का मतलब है कि घाते 3 है, घात 3 है यानी विषम है, तो ऋण का 3 बार गुणा करेंगे तो वो ऋण ही आएगा। तो ऋण का 3 बार गुणा किए या ऋण के घाते 3 किए तो ऋण ही आया, इसीलिए हमने ऋण 3 को 3 बार गुणा किया तो ऋण 27 आया, यानी ऋण 3 के घाते 3 करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि 16/81 का आधार क्या देना है, 4/9, 4/9 आधार दे करके घात के रूप में बनाना है, ठीक है। यानी हमारा प्रश्न है कि 16/81 को घात के रूप में बनाना है, लेकिन उसका आधार क्या हो 4/9, तो क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं वही काम करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर लें, 16 को 4 आधार में क्या बनाना है, 4 के घात के रूप में लिखना है, किसके रूप में 4 के घात के, ठीक है। तो देखिए 16 को गुणनखंड करेंगे पहले,
2 अट्ठे 16, 8 बार गया 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, यानी 16 बराबर क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 बराबर क्या हो गया 2 के घाते कितना हुआ 4। अब ध्यान दीजिए यहां पर हमको अंश में आधार क्या बनाना है 4। हमारा आधार क्या बना 2, ये तो घात है, आधार क्या है 2, ये 2 के घाते 4 किया हमने, तो इसमें आधार है 2 और घात है 4। हमको बनाना क्या है आधार 4, तो इसका मतलब ये ऐसे तो करेंगे नहीं, इसका मतलब 4 के घात के रूप में लिखेंगे। तो 16 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 16 को ध्यान से देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 आधार बनाने का मतलब 2 2 को एक साथ ले लें तो 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4, गुणे क्या हो जाएगा 4। 16 को हम 4 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 16 को 4 के घाते क्या लिख सकते हैं, 4 का कितनी बार गुणा है 2 बार, तो 4 के घाते क्या लिख सकते हैं 2। ऐसे लिखने से हमारा काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आधार क्या है 4, घात क्या है 2। हमसे कह रहा है यहाँ पर आधार, अंश में आधार क्या होना चाहिए 4, हर में आधार क्या होना चाहिए 9। तो हम अंश में आधार क्या बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे 4 वाला कि 2 वाला बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे 4 वाला कि 2 वाला 4 वाला, ठीक है। तो 16 को हम क्या लिखेंगे 4 के घाते 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर कहता इसी में कहता और 2/3 आधार पर घात बताइए, अगर 2/3 आधार कहता तब हम 16/81 को हम यहां पर 2 के घाते क्या करते हैं 4। अगर आधार 2 बनवाता, अगर एक सवाल ये हो गया, मान लीजिए पहला सवाल, दूसरा सवाल ये कहता, ठीक है, तो हम क्या करते इसको आधार क्या बनाते 2 के घाते 4। तो अभी हम ये सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसको अभी रहने दे रहे हैं, इसको अभी रहने दे रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे सब, ठीक है। इसको नहीं लेंगे, ये समझ में आया ना, इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे। क्यों क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर आधार 4 है। अब प्रश्न में भी हमको आधार क्या बनाना है 4, ठीक है। अब देखिए 81 वाले को करें, 81 को करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 से भाग देंगे 3 9 27, 3 त्रिके 9, फिर 3 से 3 इकाई 3, 81 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसका मतलब 81 बराबर क्या हो गया, इसको मिटा देना, इतना मिटा दें, इक्यासी का मतलब हो गया कि 81 बराबर हो गया 3 के घाते कितना 4, ठीक है। तो यहां पर आधार क्या है 3 है, घात क्या है 4। हमें बनाना क्या है, आधार 3 बनाना है कि 9 बनाना है, प्रश्न में क्या कह रहा है 9, तो आधार 9 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 9 बनाए तो 3 का 2 2 जोड़ा बना दे, 9 गुणे 9 यानी 9 के घाते क्या हो गया 2, तो यहां पर आधार 9 हो गया और घात क्या हो गई 2।
तो कौन वाला लेंगे, ये नीचे वाला लेंगे कि ऊपर वाला? कौन वाला? नीचे वाला, जिसपे आधार 9 है, इसको नहीं लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 के घाते 2। ठीक है। अब फिर वही सिस्टम, आधार 4/9 के घाते 2 है, तो 4/9 सबके घात क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे नियम से। a/b के घाते, a के घाते m बटे b के घाते m, a/b के घाते m। जो घात अगर समान है तो दोनों घात को 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। ठीक है। अगर प्रश्न हमारा यहां पर आधार 4/9 न होके अगर आधार 2/3 होता, सवाल यही रहता, आधार बदल देता, तो नीचे वाला लेते कि ऊपर वाला लेते? कौन वाला? ऊपर वाला। अब इसको नहीं लेते हैं, आधार हमको 3 वाला लेना है, तो ये लेते हैं। ठीक, ठीक है। और 16 वाले में क्या करते हैं, 16 वाले में 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 बराबर 2 के घाते क्या होता, 4। आधार 2 हो गया, यही हमसे कह रहा है ना, आधार 2 होना चाहिए अंश वाला, और नीचे वाला आधार क्या होना चाहिए, 3। यानी हम इसको क्या लिखते, इसको क्या लिख देते, 16 को 2 के घाते क्या लिख देते, 4। 81 को 3 के घाते क्या लिख देते, 4। और टोटल उत्तर हमारा आ जाता 2/3 के घाते क्या आ जाता, 4। ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी संख्या को आधार दिया है, घात के रूप में लिखना है, तो ध्यान देंगे कि हमको उसको उसी आधार में बनाना पड़ेगा। अगर 2/3 के घात आधार में पूछ रहा है तो 2/3 का आधार बनाएंगे। अगर 4/9 का आधार पूछ रहा है तो 4/9 का आधार बनाएंगे। ठीक है, चलिए।